आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन की शुरुआत करेंगे। जब मैंने इस क्लास का शुरुआत किया था तब मैंने तय किया था कि पहले मैं जेपीएससी के लिए लोक प्रशासन को फिनिश करूंगा, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता की वजह से लोक प्रशासन 2021 का मेंस हो गया और तब तक मैं लोक प्रशासन को पूरा नहीं कर पाया। तब अब मैंने तय किया है कि पहले मैं सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज को फिनिश करूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत, इसकी उपयोगिता यूपीएससी पीएससी के अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसलिए आज से मैं जनरल स्टडीज की शुरुआत कर रहा हूं और इस जनरल स्टडीज की शुरुआत में इंडियन इकोनॉमिक्स से कर रहा हूं, क्योंकि बिहार झारखंड के जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सबसे कठिन पोर्शन होता है जीएस के अंतर्गत, वो सबसे ज्यादा कठिन इंडियन इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन होता है। यही उन्हें सबसे कम समझ में आती है। तो आज मैं उसी से शुरुआत करने जा रहा हूं। ये जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करता था उस समय जो हमने अपने नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को मेरा चयन होने के बाद और योगदान के बीच में जो समय था, मैंने अपने नोट्स को एक बुक के फॉर्म में ड्राफ्ट किया था। ये वही बुक है, सामान्य अध्ययन बाय विपिन दुबे। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं और अपने उसी नोट्स को आधार बनाकर मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आज इंडियन इकोनॉमिक्स के इस प्रथम लेक्चर में मैं जिन जिन बिंदुओं को कवर करूंगा वो इस प्रकार है। सबसे पहला, आर्थिक गतिविधि क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, विकास या डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। इसके बाद विभिन्न देश की सरकारें किस हद तक इसमें, मतलब देश के आर्थिक गतिविधि में या आर्थिक विकास में किस हद तक अपना योगदान आती है, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम विश्व देशों को में बांटेंगे, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश, और किस हद तक ये लोग आर्थिक विकास में अपना योगदान सरकारें निभाती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि सरकार चाहे तीन में से किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाली हो, मतलब चाहे पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाली हो या साम्यवादी विचारधारा को मानने वाली हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा को मानने वाली हो, तीनों ही परिस्थिति में कुछ ऐसे आधारभूत कार्य हैं आर्थिक विकास से संबंधित जो सभी सरकारों को करना ही पड़ता है, और उन सभी कार्यों को हम एक एक करके देखेंगे कि इन सभी कार्यों को सरकारें, कौन कौन सी कार्य हैं जिसे सभी सरकारें करती ही करती हैं। इसके बाद हम कुछ और बिंदु देखेंगे। पब्लिक गुड्स क्या होता है, धनात्मक बाह्य प्रभाव क्या होता है, मेरिट गुड्स क्या होता है, ऋणात्मक बाह्य प्रभाव क्या होता है, सरकार को कहां पर सब्सिडी देनी चाहिए, कहां पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, ये सभी बिंदु को हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा यही सलाह है, आप इस पूरे क्लास को पूरी शिद्दत से एक बार देखिएगा। इस क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास क्या आपके लिए अपने आप में पूर्ण है या इसके अलावा आपको कोई और भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, मैं एक एक करके सभी बिंदुओं को समझा रहा हूं। अब देखिए, हम लोग जो सबसे पहला बिंदु उठाएंगे वो है आर्थिक गतिविधि
अंग्रेजी में इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। चूंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे मूलभूत चीज जो है वो है आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना। कोई भी ऐसी मानवीय गतिविधि जिससे किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि हो और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, तब उस गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहा जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसी मानवीय गतिविधि जिससे किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि हो और उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना हो, जब ये दोनों बातें एक साथ होंगी तभी उस गतिविधि को हम आर्थिक गतिविधि कहेंगे। देखिए, मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर शून्य हो गया तब उसे हम आर्थिक गतिविधि नहीं कहेंगे। अब मैं समझाता हूं उदाहरण से, ध्यान से समझिएगा। गेहूं है, गेहूं को पीस कर आप आटा बना रहे हैं, तो गेहूं यदि 20 रुपए किलो मिलता है तो आटा 30 या 35 रुपए किलो मिलेगा। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? वृद्धि हुई। उसी तरह से आटा यदि 30 रुपए किलो है और उसी का ब्रेड या पाव ब्रेड बना के आप बेचेंगे तो उसके मूल्य में और अधिक वृद्धि होगी। अब देखिए, गेहूं से पीस कर आटा बनाना या आटा से ब्रेड बनाना, इन दोनों ही कार्यों से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है और जो आदमी इस काम को कर रहा है उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होना चाहिए। मतलब वो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से ही इस काम को कर रहा हो, तब हम इस गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक आश्रम है और उस आश्रम में आप जाकर गेहूं को पीसकर आटे में परिवर्तित कर रहे हैं और वह आटा मुफ्त में गरीबों में बेचा जाना है। उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, मतलब लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं रहा, यह हो गया शून्य। तो इधर कुछ भी अंक रहे, दूसरे तरफ शून्य हो गया और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट शून्य हो जाएगा, मतलब उसको हम आर्थिक गतिविधि नहीं कहेंगे। अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी मानवीय गतिविधि जिससे वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाना, आटा से ब्रेड तैयार करना आदि, और इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना हो, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही इस कार्य को किया जा रहा हो, तब जाकर इसे आर्थिक गतिविधि कहेंगे। अब चलिए दूसरे टॉपिक को उठाएंगे हम लोग। दूसरा टॉपिक है अर्थशास्त्र। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। जैसे एडम स्मिथ कहते हैं कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है, और ऐसे ही कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। लेकिन हम लोग यहाँ जनरल स्टडीज के उद्देश्य से इस विषय को पढ़ रहे हैं, न कि इसे मुख्य विषय के रूप उद्देश्य से पढ़ रहे हैं।
इसलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि किस विद्वान ने अर्थशास्त्र को किस तरह से परिभाषित किया। हम सबका निचोड़ जो सबसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं उस तरह से हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। वह विज्ञान, वह विषय जिसके अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। द सब्जेक्ट विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वह विषय जो मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इन दो टॉपिक्स को देखने के बाद हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास को समझने से पहले हमें विकास को समझना जरूरी है। मात्रा या गुण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मात्रा या गुण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। पॉजिटिव चेंजेस इन क्वालिटी और क्वांटिटी और इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मात्रा या गुण या दोनों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में 1000 मोटरसाइकिल का उत्पादन 1 वित्तीय वर्ष में किया जाता है। अब 1000 के बदले 1500 मोटरसाइकिल का उत्पादन किया जाने लगा। यह मात्रात्मक विकास हुआ। अब जो मोटरसाइकिल थी उसकी गुणवत्ता पहले अच्छी नहीं थी, अब उससे बेहतर गुणवत्ता की मोटरसाइकिल बनाई जा रही है जिसकी माइलेज 1 लीटर में पहले की तुलना में अधिक बढ़ रही है और इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होते जा रहा है। मतलब मोटरसाइकिल की क्वालिटी में, गुण में, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। यह भी विकास का एक पहलू है। और यदि मोटरसाइकिल की संख्या भी बढ़ी हो और उसके इंजन की क्वालिटी भी बेहतर की गई हो तो ये दोनों मात्रा और गुण दोनों में सकारात्मक परिवर्तन को बताता है और यह भी विकास हुआ। मतलब मात्रा और गुण में या दोनों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे आर्थिक विकास को। अब देखिए आर्थिक विकास क्या है। किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की आर्थिक स्थिति में होने वाले सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर रिपीट करता हूं, किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की आर्थिक स्थिति में होने वाले सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो किसी भी देश में आप देखेंगे कुछ न कुछ भौतिक संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, तरह तरह के भौतिक संसाधन देश में उपलब्ध होते हैं और प्रत्येक देश में एक जनसंख्या होती है जिसे ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन कहा जाता है। अब वह देश अपने भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करके अपने नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को
आर्थिक विकास की प्रक्रिया कही जाती है और इसी के माध्यम से आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। मतलब किसी भी देश में उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करके नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी को आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसका परिणाम जो होता है, जो सकारात्मक परिवर्तन होता है आर्थिक स्थिति में, उसी को आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। Every country has some physical resources and human resources. The country's government utilizes this physical and human resources, and by utilizing its own human and physical resources, it tries to enhance or upgrade the standard of living of its citizen. This process is called the process of economic development. अब देखिए, दो टर्म है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच बहुत ही महीन अंतर है। देयर इज अ वेरी थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1960 के दशक तक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समानार्थी माना जाता था और इनमें अंतर नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय संकल्पनाओं का प्रादुर्भाव अर्थशास्त्र में होता गया, वैसे वैसे इन दोनों शब्दों में अंतर परिलक्षित हो गया। आर्थिक वृद्धि केवल एक मात्रात्मक संकल्पना है और इसका अर्थ होता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इट मेजर्स द increase in production of goods and services, and it has nothing to do with the quality of produced goods and services। मतलब आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है और यह केवल उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को मापता है। उन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता में होने वाली परिवर्तन से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार यह एक सीमित संकल्पना है। अब मैं उदाहरण देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होने वाले मात्रात्मक वृद्धि, क्वांटिटेटिव इंक्रीज, को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। जीडीपी का आप नाम सुने हैं। आर्थिक वृद्धि को जीडीपी के माध्यम से मापा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक छोटी सी मैं परिभाषा यहां पे दे देता हूं। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। यहां पर गुणवत्ता की कोई बात नहीं हुई। अब इसे उदाहरण से समझिए। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में 1000 मोटरसाइकिल का उत्पादन किया जाता है। अब
अगले वित्तीय वर्ष में 1000 के बदले 1500 मोटरसाइकिल का उत्पादन किया गया। यहां पर उत्पादित वस्तु की मात्रा में वृद्धि हुई और यह उस देश की आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। यहां पर हम आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं करेंगे, न हमने किया है अभी तक। मैंने कहा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक देश में 1000 मोटरसाइकिल के जगह पर अब अगले वित्तीय वर्ष में 1500 मोटरसाइकिल का उत्पादन किया जाए, तब यह आर्थिक वृद्धि की श्रेणी में आएगा। अब मेरे ख्याल में आर्थिक वृद्धि आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा। मैंने परिभाषित भी कर दिया, मैंने बताया भी कि ये सीमित संकल्पना है, मैंने ये भी बताया कि ये केवल मात्रात्मक संकल्पना है, इसे गुणात्मक संकल्पना नहीं कह सकते, और उत्पादित वस्तु और सेवाओं के गुण में होने वाले, क्वालिटी में होने वाले परिवर्तन से इसे कोई लेना देना नहीं होता, और इसका मेजरमेंट जीडीपी के माध्यम से किया जाता है। एक और उदाहरण मैं लेना चाहता हूं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में 1000 डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। अब सरकार ने कुछ और मेडिकल कॉलेज खोले और अब देश में 1000 की जगह पर 1500 डॉक्टर तैयार किए जाने लगे। यहां पहले 1000 डॉक्टर की सेवाएं तैयार की जाती थी, अब 1500 डॉक्टर की सेवाएं तैयार की जाने लगी। तो यहां पर सेवा के उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि हुई कि नहीं? 1000 डॉक्टर की जगह पर 1500 डॉक्टर हम खड़े कर दिए, ये मात्रात्मक वृद्धि हुई कि नहीं? यह भी आपके आर्थिक वृद्धि की संकल्पना के अंतर्गत आएगा। अब आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का जो टर्म है वो आर्थिक वृद्धि से अलग कैसे? देखिए, आर्थिक विकास एक वृहत संकल्पना है और आर्थिक विकास की संकल्पना के अंदर ही आर्थिक वृद्धि की संकल्पना खुद समाहित है। आर्थिक विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक, सामाजिक और मानवीय संकल्पना भी है। कैसे? देखिए, आर्थिक विकास में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होने वाला मात्रात्मक वृद्धि, उनके क्वालिटी, उनके गुण में, उनमें होने वाली गुणात्मक वृद्धि, उसके साथ साथ उत्पादन के तरीके में होने वाला बेहतरीकरण, उसके साथ साथ उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समाज में किस ढंग से वितरण हो रहा है और इसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नागरिकों के जीवन पर, इन 5 चीजों को सम्मिलित रूप से मिलाने पर आर्थिक विकास की संकल्पना कायम होती है। मतलब यदि किसी देश के आर्थिक विकास की संकल्पना की हम बात करें, तब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि, उनमें होने वाली गुणात्मक वृद्धि, उत्पादन के तरीकों का बेहतरीकरण ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समाज में ठीक ढंग से वितरण और इस वितरण के बाद नागरिकों के जीवन में होने वाला उत्थान, इन सभी 5 चीजों को सम्मिलित रूप से देखने पर आर्थिक विकास की संकल्पना कायम होती है। अर्थात आर्थिक विकास की संकल्पना में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि, उत्पादन के तरीकों का बेहतरीकरण, उनका ठीक से समाज में वितरण और उससे नागरिकों के जीवन में होने वाला उत्थान, ये सभी
5 चीजें सम्मिलित हैं और ये 5 संकल्पनाएं शामिल होकर आर्थिक विकास की संकल्पना को कायम करती हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की संकल्पना से बहुत बड़ी है, बहुत बृहत्तर है और आर्थिक विकास की संकल्पना के अंदर ही आर्थिक वृद्धि की संकल्पना खुद समाहित है और उसके अलावा भी 4 और नई चीजें इसमें शामिल हैं। पहला वो 4 चीजें क्या हैं? गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन के संसाधनों का बेहतरीकरण, वितरण समाज में और नागरिकों के जीवन में होने वाला उत्थान। तब जाकर आर्थिक विकास की संकल्पना कायम होती है। इसीलिए आर्थिक विकास की संकल्पना को न केवल गुणात्मक संकल्पना बल्कि सामाजिक, मानवीय और आर्थिक संकल्पना भी माना जाता है। मैं इसे लिख देता हूं बोर्ड पर, आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए, हमने एक पिक्चर के द्वारा आपको तस्वीर से समझाने का कोशिश किया है। ये देखिए, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना है, इसको मैंने छोटे सर्किल से लिया है और आर्थिक विकास की जो संकल्पना है इसको मैंने बड़े सर्किल से लिया है और आर्थिक विकास के अंदर ही आर्थिक वृद्धि की संकल्पना समाहित है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संकल्पना बड़ी संकल्पना है और इकोनॉमिक ग्रोथ की संकल्पना एक छोटी संकल्पना है और वो डेवलपमेंट की संकल्पना के अंदर ही समाहित है। अब देखिए, हम एक दूसरा डायग्राम यहां पर बनाए हैं और इस दूसरे डायग्राम में हमने आपको फिर से समझाने का कोशिश किया है इसी बात को। आप देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और ये छोटी वाली सर्किल है आर्थिक वृद्धि का। देखिए, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उत्पादित वस्तु और सेवाओं के गुण में होने वाली वृद्धि प्लस उत्पादन के तरीकों का बेहतर से बेहतर किया जाना ताकि पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े, प्लस न्यायोचित वितरण, जो भी चीज उत्पादन की गई उसका समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे वितरण हो रहा है और उससे नागरिकों के जीवन में क्या उत्थान हो रहा है, ये सब चीजें जब मिल जाएंगी तब आर्थिक विकास की संकल्पना बनेगी। और इससे आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा कि आर्थिक विकास की संकल्पना में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ ये और 4 चीजें समाहित होती हैं। अब एक बात यहां मैं समझाना चाहता हूं आप कोई एक जनरल स्टडीज की बुक को उठाएंगे, शायद उसमें इस तरह से न समझाया हो, फिर आपको लगेगा हम एक कहां से समझा रहे हैं। तो मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं जो मेरा नोट्स बनाया हूं उसमें मिश्रापुरी की जो इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब चलती है बीए में, उसके प्रथम चैप्टर को आप देखिएगा। मिश्रापुरी की बीए में चलने वाली इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब, उसका पहला चैप्टर, तो इसमें हमने मिश्रापुरी के किताब का यूज किया है। इग्नू के बीए के नोट्स का उपयोग किया है। विजार्ड का इंडियन इकोनॉमिक्स पर स्पेशल आया था, उसका मैंने उपयोग किया है। और एनसीईआरटी का 11वीं और 12वीं क्लास का जो बुक आता है उसका यूज किया है। और सिद्दीकी साहब का एक किताब आता है इकोनॉमिक्स पर, उसका मैंने उपयोग किया है। और टाटा मैकग्रा हिल्स के गाइड का उपयोग किया है। और सभी मैंने इंग्लिश माध्यम में इन 6 पुस्तकों का इस्तेमाल किया है। पहला मिश्रापुरी के द्वारा लिखी गई इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब, दूसरा बीए का इग्नू का इकोनॉमिक्स पर नोट्स, तीसरा विजार्ड के द्वारा इकोनॉमिक्स पर जारी किया गया स्पेशल एडिशन, चौथा 11वीं और 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स पर किताब, पांचवा सिद्दीकी के द्वारा लिखी गई किताब 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स पर, और छठवां टाटा मैकग्रा हिल्स का किताब। और ये सभी 6 पुस्तकें हमने अंग्रेजी माध्यम में यूज किया है, उसी को हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पर
लिखा हूं, ये वहीं से हमारी ली गई सारी चीजें हैं। चलिए अब इसके बाद हम यहां तक समझने के बाद अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे, सरकार की आर्थिक विकास में क्या भागीदारी होती है। देखिए आप विश्व के देशों को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक्चुअली पहले आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश की सरकार उस देश के आर्थिक विकास में किस हद तक अपनी भागीदारी निभाएगी, यह निर्भर करता है कि उस देश की राजनीतिक विचारधारा क्या है। और उस देश की जो राजनीतिक विचारधारा है, जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर निर्भर करते हैं कि वह राज्य किस हद तक आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभाएगी। इस प्रकार से जब आप पूरे विश्व के देशों को देखेंगे तो आपको 3 कैटेगरी दिखेगी। पहला है पूंजीवादी देश, कैपिटलिस्ट स्टेट। दूसरा है साम्यवादी देश, कम्युनिस्ट कंट्रीज। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रीज। देखिए, किसी देश की सरकार के द्वारा उस देश के आर्थिक विकास में जो भागीदारी निभाई जाती है, उसके आधार पर विश्व के देशों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पूंजीवादी देश या कैपिटलिस्ट स्टेट, साम्यवादी देश या कम्युनिस्ट कंट्रीज, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्रीज। देखिए, जो पूंजीवादी देश हैं इनको मार्केट ओरिएंटेड कंट्रीज भी कहा जाता है। ये देश इस राजनीतिक विचारधारा पर स्थापित किए जाते हैं, ये देश इस राजनीतिक विचारधारा पर स्थापित किए जाते हैं कि देश की सरकार आर्थिक गतिविधि में कम से कम भागीदारी निभाएगी। देश की सरकार कम से कम भागीदारी निभाएगी। इनका उद्देश्य होता है कि वे आधारभूत, कानूनी और अन्य संरचनाएं, आर्थिक संरचनाएं प्रदान कर देंगी और निजी क्षेत्र, प्राइवेट एंटिटीज आर्थिक विकास में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएंगे। आप पश्चिमी यूरोप के सभी देशों को देख लीजिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उसी तरह से आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए। ये जो पाश्चात्य देश हैं, ये सभी देश इसी विचारधारा वाले देश हैं और इन देशों का यह सिद्धांत होता है कि सरकार के द्वारा आधारभूत संरचना, वित्तीय संरचना, आर्थिक संरचना, कानूनी ढांचा, ये सब कुछ प्रदान कर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र स्वयं से आर्थिक विकास में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएंगे और इन देशों में उद्योग, अधिक से अधिक उद्योग निजी हाथों में होते हैं, निजी क्षेत्र में होते हैं।
अब आ जाइए दूसरे प्रकार के देश, मतलब दूसरी राजनीतिक विचारधारा वाले देश, जिन्हें साम्यवादी देश या कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं ना। साम्यवादी देश इस विचारधारा पर आधारित होते हैं। इनकी पॉलिटिकल थ्योरी ये होती है कि राज्य के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, इन और जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इन सब पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, साम्यवादी देश या कम्युनिस्ट कंट्रीज इस पॉलिटिकल थियरी में विश्वास करते हैं कि देश के सभी प्रकार के भौतिक संसाधन, उत्पादन के संसाधन सब और उद्योग आदि सभी चीजें सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए और सभी आर्थिक गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए रूस, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और पूर्वी यूरोप के कुछ देश हैं जो कि सोवियत यूनियन बनाते थे। अब देखिए, ये कह पाना कि इनमें से कौन बेहतर है, ये एक बहुत बड़े डिबेट का विषय है। जब 1991 ईस्वी में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उस समय एक तरह से जो साम्यवादी विचारधारा थी, आर्थिक विकास की जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसे फेल होता हुआ माना गया, असफल होता हुआ माना गया, क्योंकि सोवियत यूनियन साम्यवादी विचारधारा का ही एक संघ था जिसके अंतर्गत 16 देश थे और उसका विघटन हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। इस प्रकार यह माना गया कि जो साम्यवाद का एक्सपेरिमेंटेशन था वो एक तरह से असफल रहा और यह उतना सफल नहीं हुआ जितना कि पूंजीवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में सफल रहे और वो जिस तरह से तेजी से आर्थिक विकास करते चले गए। लेकिन आप 2007 के आसपास अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी उस पर विचार कीजिए, और उसके चलते पूरा विश्व एक रिसेशन की अवस्था में आ गया था। वहां पर होम लोन से संबंधित जो बैंकिंग व्यवस्था थी उसी के चरमराने से यह आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका एक इकोनॉमिक इंजन है, जब जब वहां पे कोई स्लो डाउन होता है तब तब उस मंदी का असर पूरे विश्व में दिखाई देता है, क्योंकि विश्व व्यापार के माध्यम से सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसको आर्थिक इंजन भी कहा जाता है। और जैसे ही वह इंजन धराशायी होने लगती है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिलता है। अब आप देखिए 2007 में जो बैंकिंग सेक्टर में आने वाले मंदी से पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार हुई और पूरा विश्व उस इकोनॉमिक रिसेशन की चपेट में आया। तब ये आप कैसे कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फ्लॉलेस है, मतलब वो फुल प्रूफ है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उसमें भी कमियां हैं और वहां भी समस्याएं हैं, जो कि आपने देखा। इसी तरह से आप 1930 का अमेरिका में आया हुआ, 1929-30 का अमेरिका में आया हुआ आर्थिक मंदी को भी याद कर लीजिए। तो इस तरह से कोई भी एक व्यवस्था अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और उस व्यवस्था में कहीं कोई खामियां नहीं है। दोनों ही व्यवस्था में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तत्व हैं। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा प्रकार है, वो प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार। देखिए, भारत जैसे जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे जो 1940 के दशक में, 50 के दशक में स्वतंत्र हुए, उन सभी 9 स्वतंत्र देशों के पास अपनी
आधारभूत संरचना नहीं था, निजी हाथों में बहुत कैपिटल या पूंजी नहीं थी, और निजी हाथों में बहुत तकनीक भी नहीं थी। देश का आर्थिक ढांचा भी उतना सुदृढ़ नहीं था, वित्तीय ढांचा मतलब बैंकिंग सेक्टर भी उतनी सुदृढ़ नहीं थी, और कानूनी ढांचा भी उतना सुदृढ़ नहीं था। मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी कुछ खामियां हैं और साम्यवादी व्यवस्था में भी कुछ खामियां हैं, और कोई भी देश 100% पूंजीवादी या 100% साम्यवादी हो ऐसा नहीं है। हाँ, 90% 95% चीजें निजी क्षेत्र में हो, ये पूंजीवादी व्यवस्था में है। इसी प्रकार से इतनी ही मात्रा में उत्पादन के सभी संसाधन सरकार के हाथों में हो, बहुत कम मात्रा में संसाधन निजी हाथों में हो। लेकिन कुछ न कुछ संसाधन पूंजीवादी देशों में भी कुछ न कुछ संसाधन, उत्पादन के संसाधन सरकार के हाथों में होते हैं, और साम्यवादी देशों में भी कुछ न कुछ उत्पादन के संसाधन निजी हाथों में होते हैं। और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और 1995 में जब से WTO बनी है और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने की बात चली है, तब से साम्यवादी देश भी विश्व व्यापार में शामिल हुए हैं, और वैश्विक देश के लिए विदेशी पूंजी के लिए अपने देश को उन्होंने खोला है, और वहां भी पूंजीवाद कुछ हद तक बढ़ा है। मतलब साम्यवादी देशों में भी पूंजीवाद की कुछ न कुछ प्रवाह शुरू हुई है, और जब से WTO और विश्व व्यापार का बढ़ावा, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई है 1980 और 90 के दशक से, तब से साम्यवादी देशों में भी पूंजीवाद की प्रवाह शुरू हो गई है, और कुछ हद तक पूंजीवाद की शुरुआत वहां भी हो गई है। अब हम आते हैं तृतीय विश्व के 9 स्वतंत्र देशों की ओर, और जो भारत जैसे जितने भी नए स्वतंत्र देश थे, इनकी स्थिति न तो पूंजीवाद जैसी थी, न ही इनकी स्थिति साम्यवाद जैसी थी। इन देशों में न तो आधारभूत संरचना विकसित हो पाया था, न तो वित्तीय और बैंकिंग संरचना बहुत विकसित हो पाया था, न तो आर्थिक संरचना बहुत विकसित हो पाया था, न ही कानूनी ढांचा बहुत ढंग से तैयार किया जा सका था, न ही निजी हाथों में बहुत पूंजी थी, न ही निजी उद्योगपतियों के पास बहुत तकनीक थी। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वह भारत में नहीं थी। ध्यान से समझिए, आधारभूत संरचना, भौतिक आधारभूत संरचना मतलब सड़क, नहर, बिजली, पानी, ये चीजें नहीं थी, विकसित नहीं हो पाई थी। तो भौतिक आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो पाई थी, वित्तीय आधारभूत संरचना का भी विकास नहीं हुआ था। जैसे बैंकिंग सेक्टर जो कि वित्त का प्रवाह सुनिश्चित करे, बैंकिंग सेक्टर इतना विकसित नहीं था। उसी तरह से आर्थिक क्षेत्र भी इतना विकसित, आर्थिक व्यवस्थाएं भी इतनी विकसित नहीं थी, मतलब उद्योग वगैरह इतने विकसित नहीं थे। तीसरा, चौथा, निजी हाथों में बहुत पूंजी थी नहीं कि निजी उद्योगपति उद्योग लगाते। पांचवा, निजी उद्योगपतियों के पास बहुत अच्छी तकनीक भी नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाएं जब होती तब तो पूंजीवाद की ओर देश जाता, इसलिए पूंजीवाद की भी स्थिति नहीं थी। अब साम्यवाद की जो विचारधारा है, वह साम्यवाद की विचारधारा भारतीय जनमानस से मेल नहीं खाती थी। मतलब सब की सब चीजें सरकार के अधीन कर दी जाएं, उत्पादन के सभी संसाधन सरकार के अधीन कर दी जाएं, इस पॉलिटिकल विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए भारत तैयार नहीं था। मतलब आपकी स्थिति न पूंजीवाद की स्थिति थी, न आपकी स्थिति साम्यवाद की स्थिति थी। अब इस स्थिति में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ही ऐसा उपाय था जिससे देश का विकास किया जा सकता था। तब शुरू से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, और भारत जैसे जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया, और सरकार के प्रयास से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए। मतलब औद्योगिकरण की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में ही दी गई,
ताकि सरकार अपनी पूंजी लगाकर, तकनीक की व्यवस्था करके, वित्त की व्यवस्था करके उद्योगों का विकास धीरे धीरे कर सके। और भारत की व्यवस्था बंद व्यवस्था भी थी। बंद व्यवस्था मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम थे, क्योंकि भारत गुलाम ही इंटरनेशनल ट्रेड के कारण हुआ था। अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विदेश से व्यापार करने ही तो आई थी। इसका भी तो डर भारतीय जनमानस पर था कि दोबारा फिर से विदेशी व्यापार होगा तो भारतीय गुलाम हो जाएंगे। ये सभी परिस्थितियों के कारण भारत में एक बंद अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत को अपना बाजार स्वयं अपने देश में ढूंढना था, अपने कंज्यूमर स्वयं अपने देश में ढूंढने थे और अपनी पूंजी लगाकर देश के उद्योग का विकास किया जाना था। इस प्रकार दो शब्दों में मैं कहूं तो भारत जैसे जो विकासशील देश थे वे बंद अर्थव्यवस्था से शुरुआत किए और औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी, औद्योगिक विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर दी गई और बहुत कम ही उद्योग, जिनमें बहुत कम पूंजी लगती थी, वे उद्योग निजी क्षेत्रों के लिए खोले गए। इस प्रकार जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी इसमें भी डोमिनेंस गवर्नमेंट का था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी डोमिनेंस गवर्नमेंट सेक्टर का था। निजी क्षेत्र के लिए छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के सेक्टर ही खोले गए थे। लेकिन 1980 और 90 का दशक आते तक देश की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वैश्विक दबाव भी ग्लोबलाइजेशन के लिए पड़ने लगा। मतलब वैश्विक दबाव भी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए और अधिक से अधिक क्षेत्र निजी हाथों में सौंपने के लिए ऐसा दबाव बनने लगा। तब वर्ष 1991 में मूल रूप से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया। उस समय प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह थे और वे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो उन्हें इन बातों की समझ थी और उन्होंने अपनी इस समझदारी का प्रयोग करते हुए बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोला, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, विश्व व्यापार के लिए देश के बाजार को खोला और वैश्विक व्यापार में अधिक से अधिक भागीदार बनने के लिए देश को प्रोत्साहित किया। उस दिशा में वे ले गए। वहां से सरकार का रोल कम होने लगा और निजी क्षेत्र का रोल बढ़ने लगा। उस समय आप देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र को खोला गया था। जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, आप याद कीजिए 1990 के दशक में, 90 तक या उससे पहले एक टेलीफोन कॉल की क्या स्थिति होती थी और किसके पास टेलीफोन होता था और कितनी मुश्किल थी एक टेलीफोन लगवाना। जैसे जैसे इस टेलीकॉम सेक्टर को बीएसएनएल के अलावा निजी हाथों में दिया गया, जैसे जैसे आज आप देखते हैं रिलायंस, एयरटेल और कौन कौन, वोडाफोन, नई कंपनियां निजी क्षेत्र की आ गई। अब आप देखिए कितनी आसानी से एक एक व्यक्ति तक टेलीफोन और संचार की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई। इस प्रकार मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि तृतीय विश्व के देशों की शुरुआत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हुई थी, जहां अधिकतर चीजें सरकार के हाथों में थी, कुछ कम चीजें निजी हाथों में थी। धीरे धीरे करके ऐसा महसूस किया गया कि अब निजी क्षेत्र सबल होता जा रहा है और बहुत सारी चीजों को निजी क्षेत्रों के लिए खोला जाए। और 1991 में आकर इस पर सही ढंग से अमल किया गया। बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया और वे निजी कंपनियां आई। मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के डोमिनेंस से चला था, उसमें गवर्नमेंट का रोल कम होता गया और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती गई और इससे देश का आर्थिक विकास सही ढंग से हुआ और आर्थिक उत्थान भी हुआ।
अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि सरकार की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी के आधार पर हम सरकार को 3 ग्रुप में बांटे थे: पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। अब इस बात पर विचार करिए कि चाहे देश की सरकार पूंजीवादी विचारधारा की हो, चाहे साम्यवादी विचारधारा की हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा में विश्वास रखती हो, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं आर्थिक विकास से संबंधित जो प्रत्येक सरकार को करना होता है, चाहे वह 3 में से किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन वे इसेंशियल और मिनिमम कार्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ ऐसे मिनिमम कार्य हैं जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा वाली सरकार को करना ही पड़ता है, और वे कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आर्थिक नीति का निर्माण करना, चाहे वह पूंजीवादी देश हो, साम्यवादी देश हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हो। उस देश की आर्थिक नीति का निर्माण उस देश के सरकार के द्वारा ही किया जाता है। आर्थिक नीति का मतलब होता है किन किन क्षेत्रों में सरकार उद्योग लगाएगी, सरकार काम करेगी, और किन किन क्षेत्रों में निजी उद्योगपति उद्योग लगाएंगे और उत्पादन करके स्वयं अपना लाभ कमाएंगे। साथ ही उद्योग से संबंधित कई कानून होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, पर्यावरण से संबंधित लॉज होते हैं। इन सब का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है, चाहे सरकार 3 में से किसी भी प्रकार की हो। अब दूसरा, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का निर्माण। फिर सरकार चाहे पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली हो, लेकिन राजकोषीय और मौद्रिक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। राजकोषीय नीति का मतलब है वे नीतियां जिससे राजकोष को अधिक से अधिक कैसे समृद्ध किया जाए, राजकोष को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उन नीतियों को राजकोषीय नीतियां कहा जाता है। और मौद्रिक नीति से मतलब है देश की मुद्रा के प्रवाह से संबंधित नीतियां, अर्थात मौद्रिक नीति से मतलब होता है देश में मुद्रा की उपलब्धता और प्रवाह को नियंत्रित करने से संबंधित बनाई जाने वाली नीतियां। जैसे भारत देश में आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि लगाए जाते हैं, ये सभी मौद्रिक नीति के उदाहरण हैं। अर्थात मुद्रा का प्रवाह अपने देश में किस स्तर पर होगा, कितनी मुद्रा बाजार में उपलब्ध रहेगी, इससे संबंधित नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती हैं। और इस प्रकार राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के निर्माण और लगातार परिवर्तन करने की जिम्मेदारी देश के सरकार की होती है, चाहे देश में किसी भी प्रकार की सरकार हो। अब अगला है विदेश व्यापार की नीति। चाहे देश पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हो, लेकिन विदेश व्यापार से संबंधित नीतियां सरकार के द्वारा ही बनाई जाती हैं। वह देश किन किन देशों से विदेश व्यापार करेगा, किन किन देशों से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का विदेश व्यापार करेगा, ये सभी चीजें विदेश व्यापार नीति के द्वारा तय की जाती हैं और यह सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है। अगला है भौतिक तथा वित्तीय आधारभूत संरचना का विकास करना। भौतिक संरचना मतलब सड़क, यातायात के साधन, रेलवे का विकास, जल यातायात का विकास, बिजली की आपूर्ति,
नहर, पानी की आपूर्ति, ये सभी चीजें आधारभूत संरचना कहलाती हैं। और बैंकिंग सेक्टर, जहां से पूंजी का प्रवाह होता है, उसे वित्तीय संरचना कहा जाता है। सरकार चाहे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, या सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली हो, किसी भी स्थिति में उस देश के भौतिक आधारभूत संरचना और वित्तीय आधारभूत संरचना अर्थात सड़क, बिजली आदि एवं बैंकिंग व्यवस्था, पूंजी वाली व्यवस्था आदि, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होती है। और भौतिक आधारभूत संरचना तथा वित्तीय आधारभूत संरचना का विकास सरकार के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी देश में निजी हाथों में ये चीजें नहीं सौंपी जाती। हाँ, इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों से सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इससे संबंधित नीतियों का निर्माण सरकार ही करती है और इसमें मुख्य भूमिका सरकार के द्वारा ही निभाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे देश का विकास होने लगता है, निजी क्षेत्र से भी इसमें भागीदारी ली जाती है। जैसे आज आप भारत में ही देख सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बड़े बड़े हाईवेज और सड़क बनाए जाते हैं और बाद में टोल नाका लगाकर पैसे की वसूली की जाती है। वैसे ही नहर बनाए जाते हैं और राशि की वसूली की जाती है। उसी प्रकार से बहुत सारे निजी बैंक भी आज खुल चुके हैं जो वित्तीय आधारभूत संरचना के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी इसमें मुख्य भूमिका सरकार की ही होती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला है, इसकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, इसकी बात सबसे लास्ट में मैं करूंगा। अब आते हैं गरीबों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मेडिसिन, ये जितनी भी चीजें हैं आज पूरे विश्व में कल्याणकारी सरकार है और सरकार की ही ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों के लिए इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सरकार चाहे पूंजीवादी हो, सरकार साम्यवादी हो, चाहे सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली हो, लेकिन समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, इनकी पूर्ति सरकार की ही जिम्मेदारी होती है और इस क्षेत्र में सरकार को ही काम करना पड़ता है। अब अगला है पर्यावरण की सुरक्षा करना। जैसे जैसे देश का औद्योगिकरण होते जाता है, वैसे वैसे देश के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और विश्व में कई संस्थाओं के द्वारा सर्वे किए जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि विश्व का सबसे अधिक पोल्यूटेड देश कौन सा है, पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, कौन सा स्टेट है। तो जैसे जैसे देश का औद्योगिकरण होते जाता है, वैसे वैसे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। जंगल की अंधाधुंध कटाई होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच एक साम्यावस्था बनाए रखने की जरूरत है और यह कार्य निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यह देश की सरकार के द्वारा ही किया जाता है, चाहे सरकार पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था की सरकार हो। लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण भी एक साम्यावस्था में बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी देश के सरकार की ही होती है। अब आइए, अगली चीज है पब्लिक गुड्स की व्यवस्था करना और मेरिट गुड्स की व्यवस्था करना। हम बस समझाते हैं इसको आपको। पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? पब्लिक गुड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं या सेवाएं जो एक मानव को मानव के रूप में जीवित रहने के लिए आवश्यक है और कोई भी नागरिक सरकार को टैक्स दे या न दे, इन पब्लिक गुड्स की प्रतिपूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और हर सरकार को यह कार्य करना पड़ता है। मैं दोहराता हूं, पब्लिक गुड्स की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे सरकार पूंजीवादी हो, चाहे सरकार साम्यवादी हो, चाहे सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की हो। पब्लिक गुड्स क्या है, इसे समझाता हूं और फिर आपको बताता हूं।
अब देखिए, सरकार चाहे पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था की हो, पब्लिक गुड्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या है पब्लिक गुड्स? तो पब्लिक गुड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो एक मानव को मानव की तरह जीने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप भोजन, कपड़ा, मकान, न्याय, सुरक्षा, ये रोजगार, ये सब चीजें क्या हैं? ये वैसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना एक मानव की तरह जीवन नहीं जी पाएगा। एक मानव प्रतिष्ठा के साथ मानव की तरह जीवन नहीं जी पाएगा। तो वे वस्तुएं और सेवाएं जो एक मानव को मानव की तरह जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि भोजन की व्यवस्था, जैसे कि आवास की व्यवस्था, जैसे कि रोजगार की व्यवस्था, जैसे कि सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे कि न्याय की व्यवस्था, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनके बिना एक मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी पाएगा। तब इन वस्तुओं और सेवाओं को पब्लिक गुड्स कहा जाता है और इन पब्लिक गुड्स की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। चाहे कोई नागरिक टैक्स देता हो या कोई नागरिक टैक्स नहीं देता हो, इमैटेरियल, whether a citizen pays taxes or doesn't, it is totally immaterial, but government is bound to provide all public goods to all its citizens, whether he is a taxpayer or non-taxpayer। मतलब कोई भी नागरिक टैक्स दे सरकार को या गरीब हो टैक्स न दे, लेकिन हर हाल में ये पब्लिक गुड्स सरकार के द्वारा देश की सभी नागरिक को प्रदान की जाती है, तभी जाकर वह एक मानव के रूप में जीवन जी सकता है। अब मतलब पब्लिक गुड्स प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे सरकार किसी भी विचारधारा की हो। अब अगला है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स किसे कहा जाता है? मतलब वे वस्तुएं और सेवाएं जिनके उपभोग से न केवल उपभोग करने वाले को सकारात्मक लाभ होता है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर भी पड़ता हो, तब इस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज गुड्स या सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली वस्तुएं और सेवाएं कहते हैं। और जिन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से सकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ता है समाज पर, उन वस्तुओं और सेवाओं को मेरिट गुड्स की संज्ञा दी जाती है। ध्यान से सुनिए, कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनके उपभोग से न केवल उपभोग करने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि बाह्य समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उस वस्तु के उपयोग से उपयोग करने वाले के अलावा समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक बाह्य प्रभाव को सकारात्मक बाह्य प्रभाव कहा जाता है। और वे वस्तुएं और सेवाएं जिनके उपभोग से सकारात्मक बाह्य प्रभाव निकलता हो, उन्हें मेरिट गुड्स कहा जाता है। और कोई भी सरकार हो, मेरिट गुड्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अनुदान और सब्सिडी देकर मेरिट गुड्स की व्यवस्था करती है। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग करने वाला, मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला ही न केवल सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, बल्कि
उसके चलते समाज के दूसरे लोग या पूरा समाज भी उसकी शिक्षा का लाभ लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। मतलब शिक्षा एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग करने वाला ही केवल सकारात्मक प्रभाव को नहीं प्राप्त करता है, बल्कि पूरा समाज पर सकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ता है। तब शिक्षा को सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली सेवा कहेंगे और सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली सेवा को मेरिट गुड्स कहा जाता है। तो शिक्षा भी मेरिट गुड्स हुआ। अब इसी प्रकार से स्वास्थ्य को ले लीजिए, वैक्सीनेशन को। यदि किसी एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाती है तो वह व्यक्ति तो कोरोना के प्रभाव से बचता ही है, साथ ही समाज में कोरोना नहीं फैलता और समाज भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और कोरोना के बुरे प्रभाव से बच जाता है। यहां पर कोरोना के वैक्सीन से न केवल वैक्सीन लेने वाला सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, बल्कि सकारात्मक बाह्य प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा। इस तरह कोरोना के वैक्सीनेशन को, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को, सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली सेवा कही जाएगी और चूंकि सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली सेवा को मेरिट गुड्स कहा जाता है, अतः स्वास्थ्य की सेवाएं मेरिट गुड्स कहलाएंगी। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा रसोई गैस का वितरण किया जा रहा है। पहले लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था। अब गैस चूल्हा से खाना बनाने से न केवल गैस चूल्हा के उपयोग करने वाले को सुविधा होती है, बल्कि बाहरी पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान होता है और समाज को भी कम नुकसान होता है। अब इस प्रकार से आप देखिएगा तो चाहे शिक्षा हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे गैस चूल्हा का उपयोग हो, इन चीजों के उपयोग से न केवल उपयोग करने वाला लाभान्वित होता है, बल्कि इससे पूरा समाज लाभान्वित होता है। अर्थात इन वस्तुओं के उपयोग में सकारात्मक बाह्य प्रभाव भी छुपा हुआ है, और चूंकि इन वस्तुओं में बाह्य सकारात्मक प्रभाव छुपा हुआ है, तो इन वस्तुओं को मेरिट गुड्स कहेंगे और सरकार जो है इन मेरिट गुड्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए अनुदान और सब्सिडी देती है, सस्ते दर पर लोगों तक पहुंचाती है। इसीलिए सरकार सस्ते दर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, गैस चूल्हा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये मेरिट गुड्स हैं, क्योंकि ये सकारात्मक बाह्य प्रभाव वाले वस्तुएं हैं और इसके उपयोग से न केवल उपयोग करने वाला लाभान्वित होगा, बल्कि पूरा समाज लाभान्वित होगा। और प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बाह्य सकारात्मक प्रभाव वाली वस्तुएं अर्थात मेरिट गुड्स को आसान और सस्ते दर पर लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। अब अंतिम नॉन मेरिट गुड्स क्या है? नकारात्मक बाह्य प्रभाव। वैसी वस्तुएं जिनके उपभोग से उपभोग करने वाला तो मजे करता है, लेकिन पूरा समाज पर उसका नकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ता है। और वैसी वस्तुएं जिनके उपभोग से समाज पर नकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ता हो, उसे नकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली वस्तुएं या नॉन मेरिट गुड्स कहा जाता है। रिपीट करता हूं, कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनके उपभोग से केवल उपभोग करने वाले को आनंद आता है, लेकिन पूरे समाज पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ऐसी वस्तुओं को
नकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं को जिनके उपयोग से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, उन्हें नकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली वस्तुएं या नॉन मेरिट गुड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए शराब का कंजम्पशन, सिगरेट का कंजम्पशन, डीजल और पेट्रोल आधारित गाड़ी का संचालन। शराब पीने से शराब पीने वाले को थोड़ी देर के लिए आनंद महसूस होता है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज और परिवार पर पड़ता है। सिगरेट पीने से सिगरेट पीने वाले को थोड़ी देर के लिए एक किक, एक एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन इससे उसके निकलने वाले धुएं से पूरे समाज पर नकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल या डीजल की कार चलाता हो, तो पेट्रोल और डीजल की कार से उस व्यक्ति को तो एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए धुएं से पूरे समाज में नकारात्मक, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूरे समाज को इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार शराब, सिगरेट या पेट्रोल की गाड़ी का उपयोग करना, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से उपयोग करने वाले को तात्कालिक मजा तो आता है, लेकिन पूरे समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इन वस्तुओं को जिनके उपभोग से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनको नकारात्मक बाह्य प्रभाव वाली वस्तुएं या नॉन मेरिट गुड्स कहा जाता है। और प्रत्येक सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक टैक्स लगाकर इन वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित किया जाए, ताकि समाज पर इसका कम से कम नकारात्मक बाह्य प्रभाव पड़े। चाहे सरकार किसी भी विचारधारा की हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा की हो, लेकिन नॉन मेरिट गुड्स पर हेवी टैक्सेशन लगाकर उसके उपयोग को हतोत्साहित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस प्रकार हमने आज के क्लास में किन किन बिंदुओं को देखा। सबसे पहले हमने देखा आर्थिक गतिविधि क्या है, फिर हमने देखा अर्थशास्त्र क्या है, फिर हमने देखा विकास क्या है, फिर हमने देखा आर्थिक विकास क्या है, फिर हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में तुलना किया, फिर हमने समझाया कि देश के आर्थिक विकास में सरकार की भागीदारी कितनी होती है, और हमने उसमें देखा कि पूंजीवादी देश कितना भागीदार होते हैं, साम्यवादी देश कितना भागीदार होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कितना भागीदार होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि सरकार चाहे कोई भी हो, पूंजीवादी, साम्यवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था की हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा ही तय की जाती हैं, जिसमें हमने आपको पूरा बताया कि विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पब्लिक गुड्स की व्यवस्था करना, मेरिट गुड्स की व्यवस्था करना और नॉन मेरिट गुड्स पर हेवी टैक्स लगाकर उसके कंजम्पशन को हतोत्साहित करना। यही कारण है कि प्रत्येक देश में शराब पर, सिगरेट पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, इन सभी चीजों पर सरकार के द्वारा हेवी टैक्स लगाए जाते हैं, ताकि पर्यावरण को कम नुकसान हो और समाज को कम नुकसान हो। अब ये पूरा क्लास सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर इस भारतीय अर्थव्यवस्था को मैं फिनिश कर लूं, फिर इसके बाद में जीएस के अगले पोर्शन पर जाऊंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं ये उपयोगी नहीं है, तो आप इसे डिसलाइक भी कीजिए और हमें कमेंट में बताइए भी कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।